नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको जैसा पता है कि आरआरबी जे 2025 की फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होने वाली है 31 अक्टूबर से। कभी भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, बट बिफोर दैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी होना, क्योंकि फॉर्म भी आ जाए, फॉर्म फिलअप की डेट भी आ जाए, फॉर्म भर भी जाए, एग्जामिनेशन में जब आप पहुंचोगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप से सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी में जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है आरआरबी जे की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर सीबीटी 1, क्योंकि आपका जो एक्चुअल टैलेंट है, जो आप अपने टेक्निकल का टैलेंट दिखा सकते हो, वो आप सीबीटी 2 में दिखा सकते हो, और उसके लिए आपको सीबीटी 1 को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज काइंड ऑफ अ बेंचमार्क जो डिसाइड करेगा कि कौन वो स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 2025 का देने वाले हैं। तो इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे लाल, दैट इज योर नॉन टेक्निकल पोर्शन, राइट। आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन बेटा ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो नॉन टेक्निकल की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो सीबीटी 1 की अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर जो नॉन टेक्निकल में आपसे पूछा जाने वाला है, वो पूछा जाने वाला है मैथमेटिक्स, देन जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस। ये जो है ये जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल इंटेलिजेंस है, राइट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस एंड फिर उसके बाद जनरल साइंस। ये आप लोगों का 4 पार्ट होने वाले हैं सीबीटी 1 में, जिसमें से मैथमेटिक्स से जो पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। आपके जो रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाने वाला है 15 मार्क्स का, और फिर उसके बाद जनरल साइंस पूछा जाने वाला है आप लोगों से 30 मार्क्स का। अगर देखा जाए तो ये टोटल जो आपको बन रहा है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बन रहे हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए जो मिलेगा समय, वो होगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का। और गाइस 1.5 घंटे में आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब गाइस, अगर मेरे पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूं, और इसमें से अगर मैं देखूं तो सबसे कम वेटेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो जनरल अवेयरनेस का दिखाई दे रहा है। और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू योर मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। इसके साथ साथ एक चीज और है जो आपको बताना चाहूंगा, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक डेटा, डायनेमिक डेटा दोनों आने वाला है, रेदर देन मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूं, यहां पर आप लोगों से जो चीजें पूछी जाएंगी वो पहले से प्री डिफाइंड है। तो अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूं, किस तरीके से पढ़ूं सो दैट मेरा सिलेक्शन डन हो जाए और मैं इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकूं। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। देखो गाइस, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में जो कुछ भी आने वाला है वो 12वीं तक का आने वाला है, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं तो एप्टीट्यूड लेवल का आने वाला है, जो आप 10वीं 12वीं में सीखते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, एवरेज सीख लिया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं जो बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। अब गाइस, ये तो मैथमेटिक्स है, इसका क्या होगा, लिमिटेड सिलेबस होगा, राइट। लिमिटेड सिलेबस को कवर करना इज गुड, आसान है ना। आप लिमिटेड सिलेबस को सबसे पहले कवर करिए, मैथमेटिक्स को आप सबसे पहले सीखिए। मैथमेटिक्स में अगर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हमें चलना पड़ेगा प्रायोरिटी में, हम किसको किसको पढ़ते हुए जाएं। तो आप मैथमेटिक्स को कवर करेंगे तो आप ये समझो कि आपने 1/3 पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, 30% आपने कंप्लीट कर लिया। फिर मैथमेटिक्स के बाद आई विल सजेस्ट कि आप लोग जाइए जनरल साइंस में, क्योंकि इसके भी 30 नंबर हैं। अगर आप लोगों ने जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसे हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया बेटा, तो आपके 30% और हो जाने, मतलब आपका 60% सिलेबस डन हो जाएगा। और ये जो 60% सिलेबस है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे भी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैंने 60% सिलेबस कर लिया है। 60% सिलेबस के बाद फिर आपका नंबर आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें आपको 25% आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल मार्क्स में से अगर देखा जाए 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के, और ये भी आपके लिए इजी होगा क्योंकि इसका भी डिफाइंड सिलेबस है। टफ होगा लास्ट के 15%, मतलब जनरल अवेयरनेस। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों हमें कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे वो सारी चीजें आपसे हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर मेरा एक पर्सनल सजेशन हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले नंबर पे आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स, दूसरे नंबर पे होना चाहिए आपका लाइफ साइंस या फिर जनरल साइंस जिसे हम बोलते हैं, तीसरे नंबर पे होनी चाहिए रीजनिंग, और चौथे नंबर पे होनी चाहिए आपकी जनरल अवेयरनेस या फिर आपकी जो जनरल नॉलेज है वो।
ठीक है, ये 4 तो आपके प्रायोरिटी पे सेट होने चाहिए। अब इनमें से ऐसा मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जामिनेशन के टाइम पर ही जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। क्या तरीका होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप लोग चेंज करते हुए जाना, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में अगर चले तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को यहाँ पर ये सिलेबस दिख रहे हैं, जैसे स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम से, बॉड मास जिसमें आता है, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया जो हमने 6वीं 7वीं में सीखा था, फिर उसके बाद परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में तो आप लोग माहिर ही हैं, निकाल ही लोगे। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एलजेब्रा हो गई, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गई, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एज कैलकुलेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये सारी चीजें। अब अगर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क ये वाला पोर्शन और पाइप एंड सिस्टम्स ये एक साथ कंप्लीट हो जाता है, राइट, ये एक साथ कंप्लीट हो जाता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे होते हो उसी के साथ साथ आप परसेंटेज को भी कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सो आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हो। फिर उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं आप लोगों से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये भी आप लोगों का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर आ जाता है। तो ये आप लोगों के एक लेवल पे चलते हुए क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा जब आप कर रहे हो तब आप मेंसुरेशन भी कर दो, अलजेब्रा और मेंसुरेशन आप लोग एक साथ निपटा सकते हो। फिर उसके बाद कैलेंडर क्लॉक हो गया और एज कैलकुलेशन हो गया, ये जो चीजें हैं ये भी आप एक साथ कर सकते हो। देखो एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, क्योंकि कैलेंडर में भी आप लोग डेट्स वगैरह निकालते हो, उसके लिए भी आप कैलेंडर में ही जाओगे और एज कैलकुलेशन के लिए भी आपको कैलेंडर में ही जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपकी एक साथ हो जाती हैं। क्लॉक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। अब यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस जो दिया हुआ है बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही सिंपल हो जाता है। टाइम डिस्टेंस के ट्रायंगल से सॉल्व करो, फटाफट आंसर आता है, 5 बजे 18, 18 बजे 5 याद रखो, ये आप लोगों की बेसिक ट्रिक हो जाती है। तो मतलब मैथमेटिक्स ऐसा है जिसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, देन मेक श्योर कि ये जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है इस सिलेबस में से डेली एक टॉपिक पकड़ लो, डेली के डेली एक टॉपिक पकड़ लो और डेली के डेली टॉपिक पकड़ने के बाद उनको कंप्लीट करना शुरू कर दो। कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 टॉपिक है, मतलब 2 हफ्ते में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आप आराम से सिर्फ 1 घंटे भी इसको देते हो या 1.5 घंटे भी देते हो तो आप लोगों का ये जो मैथमेटिक्स है वो आराम से 15-16 दिन में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स एक बार कर लोगे 30% आपका सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर जनरल इंटेलिजेंस की, दैट इज रीजनिंग की। रीजनिंग में भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक हैं। अगर आप डेली इसको भी पढ़ते हैं तो 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहां पर ये भी शेड्यूल कर सकते हो कि आपने पहला पोर्शन पकड़ लिया मैथमेटिक्स का और साथ में एक पोर्शन पकड़ लिया रीजनिंग का और 15 दिनों में दोनों को कंप्लीट कर दिया। तो ये भी बहुत इजी तरीके से हो सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इनको 15-15 दिन में ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि इनका सिलेबस लिमिटेड है ना। इनके जो क्वेश्चंस आते हैं बस उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। सिलेबस में जो टॉपिक आपको सीखना है वो बहुत इजी तरीके से आप सीख जाओगे, बस इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितना बढ़िया से बढ़िया आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना बढ़िया तरीके से आप लोगों की चीजें यहां पर सेट हो जाती है। नॉन टेक्निकल सीबीटी 1 निकालना आरआरबी जेईई का बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, ये काफी इजी हो जाता है क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत लिमिटेड है। फिर उसके बाद गाइस बात करूंगा मैं यहां पर जनरल अवेयरनेस की। अच्छा देखो, अब अभी मैंने एक चीज और भी नहीं बताई है, वो भी बता देता हूं। जब आप मैथमेटिक्स करते हो देन फोकस ऑन स्पीड। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हो मेक श्योर कि आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हो कि आप टाइम लिमिट में इसको सॉल्व कर सके, राइट। टाइम लिमिट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आपको सबसे पहले फोकस करना है मैथमेटिक्स पढ़ते समय अपनी स्पीड पे, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप लोगों को ट्रिक्स के थ्रू जाना है। अब ट्रिक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर कोई भी एक पोर्शन ले लेते हैं जिससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा ले लें? रिलेशनशिप ले लेते हैं। चलो रिलेशनशिप सामने लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, रिश्तेदारी है ना। अब रिश्तेदारी तो पता है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं मेरी बुआ की सास जो है वो मेरी मम्मी के चाची की बहन है, मेरी बुआ की सास मम्मी के चाची की बहन है ना, तो आप बता सकते हो ना किस तरीके से क्या रिलेशन। अब तुम सोचोगे अच्छा मम्मी की मेरी मतलब मम्मी की चाची की बहन, मेरी बुआ की सास, अच्छा मेरी बुआ की सास ये है, फिर चाची की बहन ये है, तुम इसमें क्या करते हो? तुम इसमें भाई सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर बात करी मैं, ये मैं हूं,
मेरे ऊपर क्या है, मम्मी है, और मेरी बुआ जो है वो मम्मी के लेवल पे है, और मम्मी की चाची की बहन जो है वो भी इसी लेवल पे आएंगी, मम्मी के एक ऊपर नीचे, मतलब एक ऊपर, और यहां पर बुआ की जो सास है वो भी इसी लेवल पे आएंगी। मतलब मैं 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं, तुम 3 लिमिट बना लो, और तुम्हें 3 लिमिट बनाने के बाद तुम्हें पता है कि भाई मुझे इन दोनों का रिलेशन निकालना है। अब अगर मैं यहां पर जाता हूं, मैंने बात करी मम्मी की और मैंने बात करी चाची की, अब यहां पर ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे में देवरानी जेठानी हो गई। तो तुम्हें पता चल गया ना कि भाई देवरानी जेठानी मतलब कि यहां पर मेरे 2 पापा सेम पापा हैं भाई, एक चाचा और एक पापा, दोनों एक ही सेम दादाजी से आए हुए हैं, राइट। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी चाची की सास, राइट है ना, तो अब मेरी चाची की सास जो होगी वही तो मेरी मम्मी की भी सास होगी। फील कर रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? भाई मेरी चाची की सास कौन हुई, दादी, तो मेरी मम्मी की सास भी तो दादी ही होगी, और जो दादी है मेरी वो मेरी मम्मी की जो चाची है उनकी बहन है, राइट। तो मम्मी की कौन लगी, चाची ही लगी ना, चाची की बहन भी तो चाची ही कहलाएगी, और कौन कहलाएंगी, हम तो चाची ही बोलेंगे, है ना। तो मतलब कहने का क्या हो गया कि आप लोगों के लिए रिलेशन भी निकालना अगर आप किस ट्रिक से जाते हो तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से आप सारी चीजें सीख सकते हो। तो रीजनिंग को भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, ट्रिक के थ्रू चलना, आप लोगों को बहुत अच्छे से आंसर मिलेंगे। अब इसमें एक चीज और भी हो जाती है, एक चीज ये है कि भाई निमोनिक्स जो मैंने लिखा, निमोनिक्स कहने का मतलब होता है खुद का तरीका, खुद की चीजें। अब जैसे मैं रिलेशनशिप को कभी भी रिलेशनशिप के तरीके से नहीं देखता, मैं रिश्तेदारी की तरीके से देखता हूं। सामने बनी फोटो जो है वो इसकी ऐसी है वैसी है, ये सारी चीजें सब कुछ अपने रिलेशनशिप में लेकर के आ जाओ। हमारी इतनी बड़ी रिश्तेदारी होती है गाइस कि हम उसी रिश्तेदारी से ही आंसर निकाल लेते हैं, ये सबसे बढ़िया होता है। तो रीजनिंग भी बहुत सिंपल है। अब अगर मैं तुमसे कोई भी चीज के बारे में बात करता हूं तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इजोटी। इजोटी का नाम सुना होगा, ये भी तो ट्रिकी है भाई, इजोटी यही है, राइट। अब गिन के देख लो, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। जो आपका ओ है वो कितने में आता है, 15 पे। जो आपका ये है क्या बोलते हैं टी, वो आता है 20 नंबर पे, राइट। और जो आपका वाई है वो किस में आता है, 25 नंबर पे आता है, राइट। वाई के बाद जेड, तो इजोटी हो गया। अब अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछ लूं तो तुम बता सकते हो कि भाई क्या होगा। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया जी कितने नंबर पे आता है, तो जी कितने नंबर पे आएगा, तो 5 के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, मतलब 7वें नंबर पे। तो तुम ऐसे आंसर निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाती है, ट्रिक्स वगैरह अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारे लिए रीजनिंग बहुत सिंपल हो जाती है। अब तुम्हें यही लग रहा होगा सर जी आप तो मैकेनिकल पढ़ाते हैं, आपको ये सारी ट्रिक्स कैसे पता है। बेटा इतने सारे एग्जाम निकाल लेना, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, रीजनिंग भी पढ़ी है, मैथ्स भी पढ़ी है, सब पढ़ी है, तभी तो एग्जाम निकलता है। एक स्टूडेंट वो रीजनिंग में भी महारत हासिल करता है, मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल करता है, नॉन टेक्निकल में भी महारत हासिल करता है, और टेक्निकल में भी करता है, तभी जाके उसका एग्जाम निकलता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ टेक्निकल करके जा रहा है, नॉन टेक करके नहीं जा रहा, उसका एग्जाम नहीं निकलता। तो मतलब अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो तुम्हें भी बनता होगा। ये सिंपल सी चीजें हैं जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इजोटी वगैरह हो गया, ये रिलेशनशिप हो गई है ना, ये जितनी भी चीजें हैं। क्लॉक वगैरह के क्वेश्चन में आ जाता है मिरर इमेज बनानी है, भाई मिरर इमेज बनानी है, 1160 से माइनस कर दो, तुम्हारा मिरर इमेज आ जाता है। 8.5 का माइनस कर दो, राइट। 8.5 की मिरर इमेज क्या होगी, तो 8 को 11 से माइनस करो 3, और 30 को 60 से माइनस करो 30, तो 8.5 की मिरर इमेज क्या बन गई, 3 30 बन गई, 3.5 बच गए, है ना। तो ये बहुत सारी सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो रीजनिंग इस तरीके से सीखते हैं। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जनरल अवेयरनेस। अब देखो भाई जनरल अवेयरनेस जब भी कभी बोलता हूं तो इसमें एक टॉपिक आता है करंट अफेयर्स, राइट। ये जो बेटा करंट अफेयर्स दिख रहा है ना, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डेली सुबह के 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स को दो, डेली। ये हिसाब बना लो, मैंने भी हिसाब बनाया हुआ था। मेरा हिसाब बहुत सिंपल सा था, मैं जब सुबह उठता था तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करता था, ना ही कोई सेशन देखता था, ना ही कोई न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी नहीं देखता था। मेरे पास भाई फोन था, फोन स्मार्टफोन आज की डेट में हर किसी के पास है, यूट्यूब तुम उसमें चला ही रहे हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे सेशन नहीं देखना है, तुम लोग कुछ एप्लीकेशन डाल दो, जैसे द हिंदू का एप्लीकेशन हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। थोड़ा सा सिंपल भी डालना है तो एनडीटीवी का डाल सकते हो। ये सारे क्या है, न्यूज चैनल्स हैं। जब तुम सारे के सारे न्यूज चैनल्स के एप्लीकेशन को डालो और इनके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सुबह सुबह उठो और जितने भी न्यूज चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है सब पढ़ डालो एक तरफ से, राइट। डेली की आदत बना लो, आंखें खोल करके, एक आंख से खुली हुई है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखते हुए, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, बस अच्छा अच्छा करते हुए चले जाओ। 15 से 20 मिनट प्रॉपर उसको दे दो सुबह सुबह, है ना, बस बात खत्म। तुम्हारी जनरल अवेयरनेस डेली 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 करते हुए इतनी बढ़िया हो जाएगी, तुम पूछो मत।
बहुत तगड़े लेवल पे, राइट। आपका जो नॉन टेक्निकल है, ये जनरल अवेयरनेस है, इसकी जो ट्रिक है ये यही है कि भाई तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपनी रिटेंशन पावर पे। रिटेंशन पावर कहने का मतलब होता है तुम किसी भी चीज को कितने टाइम तक याद रख सकते हो, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेंशन पावर। तो रिटेंशन पावर होगी तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे ज्योग्राफी हो गया, राइट, पॉलिटी हो गया, अमेंडमेंट्स को छोड़ करके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डेटा है। ज्योग्राफी में अगर तुम नई चीजों को मतलब नई चीजें नहीं देख रहे हो तो स्टैटिक डेटा हो जाता है। इन्वायरमेंट में अभी नई चीजें बहुत आ रही है, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है। इंडियन इकोनॉमी में भी जो बेसिक रूल्स बने हुए हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों की स्टैटिक डेटा में आ जाती हैं। स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है, ये आप कर सकते हो। इन्वायरमेंटल इश्यूज, इसके बारे में बहुत आता है। प्रोटोकॉल्स बहुत पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स बहुत पूछे जाते हैं, अवार्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। भारत रत्न किसको मिला, आपका पद्म भूषण पद्म विभूषण किसको मिला, ऐसी वाली चीजें बहुत पूछी जाएंगी। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, कितनी सारी चीजें आ रही हैं, कहां पर कौन सा सेमीकंडक्टर बन रहा है, अच्छा यहां पे कौन सा है, सोलर पैनल कहां पे लगाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जहां पे मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें। इवन क्रिकेट तक आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये सारी चीजों में बहुत कुछ स्टैटिक है जिसको सिर्फ तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, और बहुत कुछ डायनेमिक होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जिनमें से सारी चीजें करंट अफेयर्स के अंदर आ जाती हैं। तो उसको भी पढ़ लो। साथ में एक काम और भी कर सकते हो, जो 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स है वो भी तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे कुछ टाइम के बाद बोर होने लग जाते हैं। 6 मंथ्स में क्या होता है, एक मोटी सी मिल जाती है, बढ़िया आराम से 1-2 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और 6-6 महीने की करके कंप्लीट करो, साल भर की पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 2 बुक हो जाती है, उसमें सिंपल सॉर्टेड हो जाता है चीजें, ठीक है। तो तुम नॉन टेक्निकल भी अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस। भैया ये हम लोगों ने बचपन से लेकर के अभी तक में पढ़ा हुआ है। अगर आप फिजिक्स को सॉल्व करना चाहते हो तो फिजिक्स होती ही सब कॉन्सेप्चुअल बेसिस की, कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ो, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। मैकेनिकल इंजीनियर अगर है कोई तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फिजिक्स अपने आप अच्छी होती है, क्योंकि मैकेनिकल इज नथिंग बट फिजिक्स। केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो केमिस्ट्री हमेशा मेथड्स पे चलती है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, कैटालिटिक्स क्या होंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या क्या होंगे, राइट, है ना। ये सारी चीजें, प्रेसिपिटेट्स कौन कौन से होते हैं, किसकी फ्यूम में पंजेंट स्मेल आती है, किसकी फ्यूम से क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। और इन सब का क्या है, मेथड्स है। अगर आपने एक बार मेथड्स देख ली, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है ना, ये सारी चीजें आपको मिलती हुई चली जाती हैं। फिर उसके बाद आप बहुत इजी तरीके से आप यहां पर सॉल्व करते हो। केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, सिर्फ मेथड्स पढ़नी है जो हमने 10वीं 11वीं में पढ़ी हुई है। फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग इस समय बोलते हैं लाइफ साइंस, क्योंकि आप लोगों से बायोलॉजी में काफी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लाइफ साइंस के पूछे जाएंगे। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सेल के बारे में पूछा जा सकता है, स्टोमेटा के बारे में पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, लाइसोसोम के बारे में, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। पूछा जा सकता है भाई दूध, जो गाय का दूध है वो सफेद क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता, राइट। सॉरी, गाय का दूध पीला क्यों होता है ना, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता। एक प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन, वो मिलता है आपको भैंस के दूध में, और भैंस का दूध इसीलिए सफेद होता है क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन होता है। तो गाय के दूध पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो होता है वो पाया जाता है आपका उसमें गाय के दूध में। इसीलिए कहते हैं गाय के दूध में आप लोगों को मोटापा नहीं आता है ना। गाय का जो घी है उसको खाने से आपकी नजर मजबूत होती है, क्योंकि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो आपको मिलता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। कई बार साइंटिफिक नेम्स में आ जाता है कि भाई इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, सांप का नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों से पूछी जाएंगी, लाइफ साइंस का पार्ट हो जाता है। तो इतना कुछ टफ नहीं है, थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखोगे, थोड़ा बढ़िया तरीके से सीखोगे तो हर एक चीज आप इजीली इसमें सीख सकते हो। लाइफ साइंस में भी और देखा जाए तो भैया ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो तो 10 नंबर आपको फिजिक्स, 10 नंबर केमिस्ट्री, 10 नंबर लाइफ साइंस, 30 नंबर आप लोगों को लाइफ साइंस से मिलने वाले हैं। तो इसको भी कंप्लीट करके रखो, राइट। तो आप लोगों को जो जनरल अवेयरनेस है या फिर आप लोग जो जनरल करंट अफेयर्स की आप बात करोगे वो बेटा डेली 15 से 20 मिनट देना शुरू करो। 2-2 सब्जेक्ट का टारगेट बनाओ कि 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के जाऊंगा और उसको पढ़ना शुरू कर दो। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, अब इंपॉर्टेंट ये है, राइट। क्या क्या किया जा सकता है वो भी बताऊंगा, लेकिन जब CBT 1 होता है ना उस समय स्टूडेंट के मन में एक चीज होती है कि भाई मुझे CBT 1 निकालना है, और वो CBT 2 को भूल जाता है। और ये फैक्ट है, ये हमारे साथ भी हुआ है एक बार,
इसलिए हमें पता है कि हम नॉन टेक्निकल में घुसे तो टेक्निकल भूल जाते हैं, टेक्निकल में घुसे तो नॉन टेक्निकल भूल जाते हैं। मे भी प्रॉब्लम आपके साथ भी ऐसी होगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं। वो तरीका ये है कि आपको दिमाग में रखना है कि मुझे सिर्फ CBT 1 नहीं निकालना, मुझे RRB JEE 2025 का एग्जाम निकालना है। और उस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साथ में चले। क्योंकि जब CBT 2 में जाओगे ना तुम, तो CBT 2 में बेटा तुम देखोगे कि तुमसे तो वो भी सारी चीजें भी पूछी जा रही हैं जो टेक्निकल की हैं। और टेक्निकल में तुमने महारत हासिल करी है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो करें क्या? उसके लिए गाइज हमेशा टेक्निक लगाना। और वो क्या होगा कि आप एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जहां पर आप 60% नॉन टेक्निकल को दो CBT 1 तक, और 40% दो आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट को। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत कम होता है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो टेक्निकल का है उसका सिलेबस ज्यादा होता है, तो उसको आप लोगों को अभी CBT 1 के टाइम पे भी पढ़ना पड़ेगा। खास करके मैं बात करूं तो थर्मल और प्रोडक्शन तो बहुत फेमस है इसके। और एक चीज और बता देता हूं, अब RRB वो नहीं रहा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ करके एग्जाम लेता था। अब RRB वो हो गया है जो नए क्वेश्चन देता है, नए मतलब कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है। और अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है तो सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा। आपको अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर के अब सिलेक्शन होगा। अब तुम ये मत समझना RRB JEE सिंपल एग्जामिनेशन है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, 2-2 नंबर से रुक गए हैं, क्योंकि जो दूसरा शिफ्ट का एग्जाम था जो कैंसिल हो गया था, और फिर उसका एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, बहुत ज्यादा हाई, है ना। और मैंने इसके बारे में बात भी करी थी। तो हमेशा इसको याद रखना कि भाई व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो टेक्निकल भी हमको पढ़ते हुए जाना है। और टेक्निकल को 40% टाइम दो। मान लो अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो दिन में, तो 10 घंटे में 4 घंटे तुम्हारा टेक्निकल चलना चाहिए आज की डेट में, और 6 घंटे नॉन टेक्निकल चलने चाहिए। क्योंकि CBT 1 के जस्ट बाद तुम्हारी टेक्निकल की चीजें शुरू हो जाएंगी। नॉन टेक्निकल तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा, बदतमीज है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो तैयारी करने में लग जाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और बेटा एक चीज और बता दूं, जब भी कभी तुम तैयारी करो तो बिल्कुल एक अपना बही खाता बना लो कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसमें ये कर लिया, इसमें ये कर लिया, इसमें ये कर लिया। जब सारी चीजें टिक होती हुई जाती है ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। और अब तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करें, तो देखो भाई तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि भैया अगर तुम किसी बैच में भी इनरोल होते हो, जरूरी नहीं एग्जाम ऑन एजुकेशन के बैच में इनरोल होना है। तुम इंडिया में कितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स है, तुम किसी भी बैच में इनरोल होते हो, अपनी सेल्फ स्टडी मत छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी तुम्हारी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी के साथ साथ अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे और क्या करना है, तो जो मैंने अभी तुमको ये टॉपिक्स दिखाए, राइट, ये जो टॉपिक्स दिखाए, ये जो आप लोगों को टॉपिक्स दिखाए, इन टॉपिक्स को सर्च करो YT पे, राइट, YT पे सर्च करो। कोई बढ़िया सा सेशन देखो जहां पर, जरूरी नहीं है कि उसमें व्यूज बहुत ज्यादा हो या फिर क्या हो, तुम उन सेशन में कमेंट्स देखा करो। कमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया, बढ़िया पढ़ाया, खराब पढ़ाया, क्योंकि कमेंट्स ही बता देता है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट्स देख के पता चल जाता है कि भैया क्या ही कर रहे होंगे वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स देख के पता चलता है कि भाई स्टूडेंट्स, क्योंकि कमेंट्स बहुत जल्दी नहीं करते, अगर वो कमेंट्स कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ बढ़िया होगा। तो तुम यहां पर YT की मदद ले सकते हो। YT में टॉपिक सर्च करो, राइट, टॉपिक सर्च करो, जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो हिसाब बनाओ डेली का, बिल्कुल बही खाता टाइप, राइट। तुमने आज सोच लिया कि आज मुझे मेंसुरेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन का टॉपिक डालो, मेंसुरेशन फॉर RRB JEE, इस तरीके से करते हुए जो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट सेशन दिख रहा है उसको ओपन करो, कमेंट्स देखो, कमेंट्स अगर सही आ रहे हैं तो फिर तुम उसमें पढ़ना शुरू कर दो, राइट। तो तुम ये सारी चीजें करो, हर दिन एक टॉपिक लो, हर दिन थोड़ा सा देखो। YT में टॉपिक सर्च करना, फिर उसके बाद अच्छा सेशन पकड़ना, ये सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन बेटा अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो और तुम्हें सारी चीजें अगर करनी है तो फिर थोड़ी मेहनत और बढ़ जाती है, वो जरूर करनी पड़ेगी, है ना। तो वो तुम जरूर करो और उसमें मेक श्योर करो कि जो टॉपिक तुम देख रहे हो उसमें वो तुम कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा सेशन देख लिया, टाइम भी चला गया और फिर उसके बाद तुम्हें फायदा भी नहीं हुआ। तो टॉपिक सर्च करो, उसको पढ़ो, फिर उसके बाद उसी का ही टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। फिर अगर तुमने कहीं से मॉक टेस्ट लिया हुआ है तो मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। इस तरीके से करते हुए तुम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो YT से हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चले जाओ, फिर अपना बही खाते में लिखते जाओ, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये कर लिया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। एक और तरीका है,
अगर तुम इस तरीके से नहीं जाते हो तो एक दूसरा तरीका है, उसमें बेटा सेल्फ स्टडी तो होगी ही होगी। तुम अगर ये सोचो सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो तुम वो भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के साथ साथ तुम्हारे लिए एग्जाम ऑन में तुम्हें बैचेस भी मिल जाएंगे, राइट। कोई जरूरी नहीं है तुम्हें बैच लेना, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि भाई मैं वाईटी में कितने लोगों को सर्च करूं, अगर मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए तुम्हारे लिए आरआरबी जेईई 2025 के 2 बैचेस हमने बना दिए हैं आप लोगों की जरूरत के अनुसार। और वो जरूरत के अनुसार क्या है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है सर मुझे सिर्फ अभी सीबीटी 1 पे फोकस करना है, तो तुम तेजस बैच में जा सकते हो। तेजस में जाओ, जाकर के बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो सीबीटी 1 की। अगर कोई कहता है सर मुझे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों करना है, तो तुम राजधानी एक्सप्रेस के 2.0 पे जा सकते हो। आप लोगों को अगर याद हो, राजधानी एक्सप्रेस का हम लोगों ने सेशन मतलब बैच लॉन्च किया था, और वो बैच में जब एडमिशन हमारे क्लोज हो गए उसके बाद हमारा 2.0 आया है, ठीक है। तो तुम समझो किस लेवल पे स्टूडेंट ने राजधानी एक्सप्रेस को पसंद किया होगा। और राजधानी एक्सप्रेस के साथ साथ हमने एक जो सीबीटी 1 है वो भी आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट पे करा है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल देंगे, है ना। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं नॉन टेक्निकल में सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद हमें टेक्निकल की तैयारी करनी है, फिर से हमें बैच लेना पड़ेगा, फिर हम राजधानी एक्सप्रेस 2.0 में जाएंगे। तो देखो गाइस, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि किसी एक ऐसी चीज में जाओ जहां पर तुम्हें हर चीज मिल जाए, हर एग्जामिनेशन की तैयारी मिल जाए, सब कुछ तुम पढ़ते हुए चले जाओ, सब कुछ तुम्हारे पास लाइन बाय लाइन आता है। और उन सब के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन में तुम्हें एक परफेक्ट बैच मिलेगा, और उस बैच का नाम है मास्टर बैच। मास्टर बैच परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑल इन वन है, मतलब ऑल एग्जाम्स राइट इन वन बैच, ठीक है। तो तुम्हारा जो बैच बना, जो तुम्हारा एक मास्टर बैच बना, वो क्या है? ऑल इन वन, मतलब ऑल एग्जाम्स इन वन बैच। अगर तुमने इस बैच में एनरोल कर लिया, फिर तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है भैया, फिर तो तुम तैयारी में लग जाओ। टेक्निकल भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, आगे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपको मास्टर बैच में मिलेगा, तो आप लोग जाकर के इसको भी एनरोल कर सकते हो। अब एनरोल कहां करना है? तो एनरोल करना है तुम्हें गूगल में जाना और सर्च करना एग्जाम ऑन एजुकेशन। क्या सर्च करोगे बेटा? एग्जाम ऑन एजुकेशन। जैसे ही सर्च करोगे, प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना एग्जाम ऑन एजुकेशन, तुम्हें मिल जाएगा एप्लीकेशन। वहां पर जाकर के तुम बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना मेरे लाल। पहली चीज ये बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों से, सेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं थोड़ी सी डेप्थ वाली बात करता हूं, इसलिए मेरी चीजें थोड़ा लंबी जाती है, ठीक है। पहली चीज ये, तैयारी कर रहे हो, तुम सोचोगे आज करूं, कल करूं इनरोल, परसों करूं इनरोल, तुम्हारा बेटा जब मन कर रहा है तब इनरोल करो। लेकिन जो हमारा दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है वो चल रहा है 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, जहां पर आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन में हमेशा जो 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता था, उसके साथ एक शगन भी दिया जा रहा है 101 रुपए का, और यहां पर आपको जो फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है वो 1101 रुपए का मिल रहा है। प्लस उसके बाद गाइज आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि तुम 6 महीने की करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, तो भैया 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी हम तुम्हें बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में देंगे। तुम इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल करके बढ़िया तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्चे नहीं करने। साथ में जो इसी बैच में तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और अगर तुम लोगों ने एग्जाम ऑन में कोई छोटा मोटा बैच लिया हुआ, छोटा मोटा कहने का मतलब छोटे मोटे एग्जाम का, कि भाई जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खत्म होने वाला है, अब उसके बाद तुम्हें वापस से इन्वेस्ट करना पड़े, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि तुम 1000-2000 रुपए पहले लगा चुके हो, फिर उसके बाद 3-4 हजार रुपए और लगाओ, फिर उसके बाद 3-4 हजार रुपए और लगाओ। अगर तुम्हें सही में लग रहा है कि भाई मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे और बढ़िया तैयारी करनी है, और ये जो मेरा बैच है जो 5-6 महीने के बाद किसी यूज का नहीं बचेगा, रीजन वाइज उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर अगले एग्जाम के लिए मेरा ये बैच यूज हो सकता है, लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक बैच है। तो तुम 999 रुपीज में कोई भी बैच में तुम इनरोल्ड रहे हो, अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन के, तुम जस्ट 999 रुपीज में अपने बैच को अपग्रेड करा सकते हो मास्टर बैच में। तो ये हम लोगों की ऑफरिंग्स हैं, इसको एक बार जरूर ध्यान में रखना, और फिर उसके बाद तैयारी में लग जाओ। और आई बिलीव तुम लोग की तैयारी बढ़िया होगी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, देन यहां पे एक नंबर दिया हुआ है 8368886452, इसमें आप कॉल लगा सकते हो, मैसेज कर सकते हो और बात कर सकते हो। तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।